दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्न एक कह रहा है कि आवर्धन सूत्र नंबर 1 वी व यू के पदों में, नंबर 2 यू वी के पदों में और तीसरा वी व एफ के पदों में लिखिए। तो देखिए पहले हमें लिखना है वी व यू के पदों में। तो देखिए आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है माइनस वी बटे यू, ये हो गया इसके यू व वी के पदों में। दूसरा है यू के पदों में कह रहा है। तो देखिए आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है एफ बटे एफ माइनस यू। एफ होता है फोकस दूरी, यू होता है क्या वस्तु की दूरी। तीसरा कह रहा है वी वाई एफ के पदों में। तो देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा एफ माइनस वी बटे एफ, ये हो जाएगा एफ व वी के पदों में। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। तो देखिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह नियम प्रकाश के अपवर्तन को वर्णित करता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ईटा 1 साइन आई बराबर ईटा 2 साइन आर, जहाँ ईटा 1 और ईटा 2 दो माध्यम क्या है अपवर्तनांक हैं। आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है जो कि एक नियतांक है। यह अपवर्तनांक का अनुपात है क्या एन बटे एन टू, जहां पर n1 क्या है पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो देखिए प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र जो होगा 1n2 बराबर v1 प्लस v1 बटे v2, जहाँ पे v1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश का वेग है, v2 जो है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है, और जो n2 है यह है प्रकाश के वेग का अपवर्तनांक। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्या होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु कार्य सिद्धांत आधारित है। तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए। तो देखिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण थीटा c के बीच संबंध। तो देखिए साइन थीटा c बराबर होता है n2 बटे n1, जहाँ पर n1 जो है सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 जो है विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, थीटा c जो है क्रांतिक कोण है। और फिर इसे सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा होगा इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है n बराबर 1 बाई साइन थीटा c। अब आगे देखिए यह समीकरण क्रांतिक कोण को अपवर्तनांक के साथ जोड़ता है जो प्रकाश के अपवर्तन को वर्णित करने में मदद करता है। जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय पूर्ण अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो 15 डिग्री विचलित होती है कांच हवा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। तो देखिए स्नेल के नियम से हल करेंगे। स्नेल का नियम होता है क्या आई सी बराबर साइन इनवर्स इंटू एन माइनस एन बटे एन टू। तो यहाँ पे एन जो 1 जो है कांच का अपवर्तनांक है जो हमें एक होता है, एक दिया है, और n2 जो वायु का अपवर्तनांक जो दिया है कितना 1.5 है होता है। तो देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1c बराबर साइन इनवर्स माइनस 1 बराबर 1/1.5। तो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.666, जब इतने का भाग करेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो
तो हमारा आई सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.67। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तर देखिए, हजामत करने में, डॉक्टरों द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, और कार के हेडलाइट में टॉर्च तथा टेबल लैंपों के शेड में परावर्तक के रूप में किया जाता है। देखिए, जो बाइक होती है, कार होती है, उसमें क्या होता है, जो जो लाइट लगा होता है उसके बगल में जो जिसमें लाइट लगा उसमें क्या लगा था, अवतल दर्पण, जिससे कि फोकस होके लाइट दूर तक मारे और क्या हजामत करने में लगता है। और फिर डॉक्टरों द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब का किरण आरेख दर्शाइए। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चित्र 9.14 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है चित्र 9.14, जिसमें अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए ये। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एम्पेयर का प्रकाश आपतित है। परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हाल, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति का सूत्र होता है v बराबर c बाई लेमडा होता है, जहाँ पर c होता है प्रकाश का वेग, लेमडा होता है तरंगदैर्ध्य और v होता है प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पे मान रखेंगे c का मान कितना हो जाएगा, हमारा प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने यहाँ पे रखा। लेमडा का मान कितना दिया 5000 एम्पेयर, 5000 एम्पेयर को बदलेंगे मीटर में तो हमारा होगा 5000 × 10⁻10 इतना हो गया हमारा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह हो गया फोकस दूरी की परिभाषा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमें दिया है u बराबर -10 सेंटीमीटर, माना o बराबर x होगा, i बराबर दिया 3x सेंटीमीटर, क्योंकि 3 गुना कह रहा तो हमने x लगा दिया। हम जानते हैं कि सूत्र हमारा जो होता है, यहाँ पे देखिए होता है I बटे O बराबर U बटे V। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा x बटे 3x बराबर -10 बटे V हो जाएगा। V बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, -30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 1 बटे F बराबर सूत्र होता है फोकस दूरी निकालने के लिए 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U। तो देखिए यहाँ पे हमें u का मान हमें दिया है -30 और हमने v का मान अभी निकाला तो हमारा -30 निकला, u का मान दिया है कितना -10। तो हमारा यहाँ पे हमने मान रखा दोनों का। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकाल करें तो हमारा नीचे 30 आएगा, ऊपर आएगा -1 और -3, तो ये हमारा हो जाएगा -4 बटे 30। तो यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको तो होगा 2 बटे 15, -2 बटे 15 आएगा, यानी यह बराबर जो हमारा आएगा कितना आएगा। अब देखिए हमारा 1 बटे, देखिए हमारा आया 1 बटे F बराबर जो है हमारा आया -2 बटे 15, तो यह बराबर हो जाएगा 15 बटे 2, तो 2 का भाग देंगे 15 में तो हमारा आएगा 7.5। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए 7.5 आया हमारा। देखिए यह बराबर होता है क्या, यहाँ पे हमारा जो आया 7.5 आया। क्या करेंगे इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि r बराबर हमें निकालना है, त्रिज्या निकालना है ना। तो त्रिज्या r बराबर जो होता है क्या होता है 2f होता है। तो f का मान हमें 7.5 निकला है माइनस का, तो इतने का हम जो गुणा करेंगे 2 में तो हमारा आएगा -15, तो त्रिज्या जो होगी 15 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से u का मान ज्ञात करना है, v का मान v।
तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, यू बराबर -10 सेंटीमीटर और ओ बराबर दिया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है 1/f। तो देखिए यहाँ से अगर हम 1/v का मान निकालेंगे तो 1/v हो जाएगा, 1/f यहाँ से चला जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, मतलब कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबका मान रखेंगे तो f का मान हमारा 15 है, u का मान -10 है, तो हमने हमारा यहाँ जाएगा 1/15 और फिर आएगा 1/-10 माइनस लग के। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/15 प्लस 1/10। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 30 और फिर 15 दूनी 30 यानी 2 और फिर 10 या 30 यानी 2 + 3 ऊपर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 5/30 ही हमारा आ जाएगा, यानी 1/v बराबर हमारा कितना आया 5/30। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5v बराबर 30 आया, तो v बराबर हमारा 30/5 यानी v बराबर हमारा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आया हमारा v बराबर। तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। कांच से पानी का आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नानुसार जो हमें दिया है AN ओमेगा बराबर दिया 4/3 जो होता है पानी का अपवर्तनांक, तथा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, अपवर्तनांक दिया है ANG कितना दिया 3/2 दिया है, तुमने यहाँ पे इतना लिख लिया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हम दोनों को पहले मान निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए ओमेगा NG बराबर हो जाएगा ANG/AN ओमेगा, तो यहाँ पे 3/2 और बटे में आएगा 4/3 मान रखेंगे तो वही हमारा आ जाएगा 9/8। कैसे आएगा 9/8, देखिए 3/2 हमारा ऊपर है, ऊपर हमारा है 3/2 और नीचे 4/3, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो हमारा आएगा 3 3 9 4 दूनी 8 हमारा आया 9/8 आया। अब देखिए अब हमारा है यदि पानी पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण C हो तो साइन C बराबर होता है 1/GN ओमेगा। तो होगा देखिए यहाँ पे जो GN ओमेगा का मान 9/8 आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा आएगा 1/9/8, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8/9, तो हमारा आ जाएगा साइन 8/9 सूत्र, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए था, प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो देखिए x x f f, जहां x तथा x क्रमशः प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी से वस्तु की दूरियां एवं f f जो है क्रमशः लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा N3 N3/V माइनस N1/U बराबर क्या हो जाएगा N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N3/R2, ये हो जाएगा इसका सूत्र। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी f होती है, f बराबर 1/p होता है सूत्र हमारा, जो p होता है क्या होता है आवर्धन क्षमता होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2.5, p का मान रखेंगे तो हमारा जब 1 में हम 2.5 का भाग करेंगे तो आएगा 0.4 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसे बदल लेंगे सेंटीमीटर में तो हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.4 में हम 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 40। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n एवं लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 के बीच संबंध सूत्र लिखिए। तो देखिए 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि एक उपयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए
जब उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान होती है तब उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के समान होती है, यानी F बराबर R बराबर कितना हो जाएगा, जितना त्रिज्या होगा उतना फोकस दूरी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। यदि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जल में उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की वायु में कितना है 20 सेंटीमीटर, तो जल में हमें ज्ञात करना। देखिए FW यानी जल में फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, FA यानी वायु फोकस दूरी इंटू ANG -1 और फिर क्या हो जाएगा बटे में WNG -1। तो देखिए यहाँ पे ANG और ANG और फिर ANW का जो मान होता है कितना, 3/2 और बटे में 4/3 होता है, यानी WNG मतलब जो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है 9/8 होता है। तो इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 20 × 9/8 और फिर यहाँ पे देखिए माइनस में कितना है, माइनस में 1 है, तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 80, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जल के सापेक्ष में क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखिए पहले कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, मतलब कि ANG बराबर 3/2 और फिर कह रहा है जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 यानी W, ये हो गया ANW, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना मतलब WNG हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम दोनों का बटा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि करेंगे हम क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक, तो हमने दोनों का बटा करा तो हमारा ये आया कितना, देखिए 3/2 बटे में 4/3। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हमारा आएगा 9/8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए हमें R1 का मान ज्ञात करना है, R2 का मान अनंत दिया है, F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, N बराबर 1.5 दिया है। तो आइए मान रखते हैं, हमारा सूत्र होता है 1/F बराबर N - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। तो देखिए F का मान 20 दिया, हम यहाँ पे रखेंगे 20 और फिर N का मान 1.5 हमने रखा है यहाँ पे 1.5 माइनस 1, 1/R1 का मान हमें ज्ञात करना और फिर यहाँ पे क्या है, अनंत है, तो हमने यहाँ पे अनंत लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा ऊपर हमारा जो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.5/R2। तो देखिए यहाँ पे R2 नहीं R1 आएगा, तो R1 बराबर जो हमारा मान आएगा कितना आएगा, 20 × 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि किस दशा में लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान उसकी द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है। तो देखिए जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होते हैं तब ये बराबर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। लेकिन हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, F का मान और U का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए 1/F बराबर क्या होता है, 1/F1 प्लस 1/F2। तो हमें 20 दिया है दोनों का मान, तो 1/20 प्लस 1/20 हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1/40। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। F का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो तिरछा गुणा करेंगे हम तो हमारा इतना आएगा, दोनों का एलसीएम 10 आएगा और फिर ऊपर जोड़ेंगे तो हमारा उतना ही आ जाएगा। और फिर U का मान कितना, -20 हो जाएगा। V का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सूत्र, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। मान रखेंगे हम सम का, F का मान हमारा 10 है, U का मान कितना है, -20 है। यहाँ पे हमने मान रखा दोनों का और फिर यहाँ पे हमने जब मान रखा तो हमारा आया कितना, 1/20 आया। तो हमारा V का मान कितना आया, 20 आया, क्योंकि
1/v बराबर आया 1/20, तो v बराबर 20 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ये सूत्र होता है। उसकी क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2 होता है, और फोकस दूरी का सूत्र ये होता है, संयोजन की फोकस दूरी। अब अगला प्रश्न देखिए दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 का मान यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है दोनों, P1 भी 20 है P2 भी 20 है, क्योंकि प्रत्येक फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कह रहा है। तो P बराबर होगा P1 प्लस P2 यानी 20 प्लस 20 बराबर 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि एक लेंस जिसकी क्षमता +2d है और -1d क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इसकी क्षमता। तो क्षमता क्या होता है P बराबर P1 प्लस P2। तो देखिए P1 का मान कितना है +2 डायोप्टर, और P2 का कितना मान है -1 डायोप्टर, यानी P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 का +2 है और P2 का -1 है, यानी 2 में से 1 घटेगा, बचेगा प्लस का 1d। अब देखिए फोकस दूरी F बराबर क्या होता है 1 क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/P। तो P का मान कितना है, P का मान दिया है 1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/1, यानी 1 से 1 कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना 0। तो यहाँ पे आएगा F बराबर जो आएगा 0 आएगा। ये आपको गलत सॉल्व हुआ है इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए जो प्रिज्म का सूत्र होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, ये होता है सूत्र, जहां ए प्रिज्म का कोण है और डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ दिखाइए, विचलन कोण कब न्यूनतम होगा, यानी कब कम होगा। तो देखिए इधर हमारा है आपतन कोण और इधर है इधर है विचलन कोण, इधर है आपतन कोण। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो जितना इधर ये जाएगा इतना अधिक होगा आपतन कोण, और जितना ऊंचाई पे जाएगा वो होगा क्या विचलन कोण। अब आगे देखिए, जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं तब प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, तब विचलन कोण न्यूनतम होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तर, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, ये होता है विक्षेपण का सूत्र, वर्ण विक्षेपण का सूत्र। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम बराबर क्या होता है 2IA, कोणीय विचलन के लिए सूत्र थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए, जहाँ एन वी तथा एन आर क्रमशः लाल व बैगनी रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक है, तथा ए जो है यह प्रिज्म का कोण है, ये जो है प्रिज्म का कोण है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की क्या सार्थकता है। देखिए न्यूनतम विचलन की सार्थकता हेडिंग हमारा है, देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है तथा आपतन कोण व निर्गत कोण बराबर होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के लाल बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर सूत्र होता है क्या होता है एन वी
माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। तो देखिए एन वी का मान कितना है 1.62, एन आर का मान कितना है 1.5 और एन वाई का मान कितना है 1.60 माइनस एक। तो यहाँ पे जब इसको इतना से घटाएंगे 1.62 में से 1.15 तो आएगा 0.10 और फिर 1.60 में से एक घटाएंगे तो आएगा 0.60। इतने का जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.166। अब देखिए अगला प्रश्न, लाल और नीले प्रकाश की किरणें एक दिए गए प्रिज्म पर डाली जाती हैं, किसके लिए अल्पतम विचलन कोण 6 का मान अधिक होगा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है डेल्टा एम बराबर क्या होता है एन माइनस वन इंटू ए, जहाँ पे एन आई क्या होता है एन आर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल्टा एम इंटू आई बराबर डेल्टा एम आर, अर्थात नीले रंग के लिए अभिचलन कोण जो होगा डेल्टा एम का मान अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक क्या है? दिया है साइन 49.5 डिग्री क्या होता है 0.67। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक n बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम बटे दो बटे में साइन ए बटे दो, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए का मान 60 डिग्री है, डेल्टा एम का मान 39 डिग्री, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे मान रखते हैं। देखिए हमने रखा ए का मान 60, हमारा हमने 60 रखा, डेल्टा एम का मान 39 हमने यहाँ पे 39 रखा बटे में दो, और फिर ए का मान 60 है तो हमने यहाँ पे रखा 60। देखिए यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 60 और 39 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 39 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 3 9, 99 का जब हम काटे भाग करेंगे दो में तो आएगा 49.5। तो हमारा यहाँ पे है 49.5 और फिर 60 का भाग देंगे दो में तो आएगा 30, यानी आया साइन 49.5 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। दोनों का मान निकालेंगे तो देखिए साइन 49.5 का मान होता है 0.76, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1.52। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है कि कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। तो देखिए हल, देखिए डेल्टा एम बराबर सूत्र होता है एन माइनस वन इंटू ए, डेल्टा एम का मान कितना दिया है 4 डिग्री और एन का मान 1.5 और हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें इधर ए को इधर लेके आएंगे तो 4 जो है इधर चला जाएगा, बट्टे में आगे जाएगा 0.5, क्योंकि एक घटेगा 1.5 में से तो बचेगा 0.5। अब 4 में 0.5 का भाग करेंगे तो हमारा आएगा कितना 8 आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 36, एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए होता है। तो डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान 1.5 है, हमने 1.5 रखा माइनस वन, ए का मान कितना है 4 तो हमने 4 रखा, एन का मान 1.5 और फिर माइनस वन और फिर ए का मान 4 हमने रखा। तो देखिए 1.5 से जब एक को घटाएंगे तो आएगा 0.5 और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी आया 2 डिग्री आया। 37 देखिए प्रश्न संख्या क्या है, न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश की किरण एक समकोणीय प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म का 3.4 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना प्रिज्म का कोण ए है, आपतन कोण मतलब आई बराबर 3/4 ए है, हमें दिया है क्वेश्चन में। न्यूनतम विचलन कोण होता है हमारा डेल्टा एम जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारा होगा आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे दो, जहाँ पर आई जो है क्या है, जो आई है ये आपतन कोण है, ए जो है यह प्रिज्म का कोण और डेल्टा एम जो है यह है क्या विचलन कोण। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सम का। तो देखिए डेल्टा एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/2 ए माइनस ए बराबर 1/2 आएगा, क्योंकि एक में से जो हमारा ए है ये घट जाएगा तो यहाँ पे हमारा आएगा क्या हाफ ए आया था। न्यूनतम विचलन कोण जो होगा प्रिज्म का आधा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न,
किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए दिया है विचलन कोण डेल्टा एम बराबर दिया 10 डिग्री, एन का मान दिया 1.5, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक एन है 1.5 दिया है। तो हमारा यहाँ पे सूत्र होता है क्या, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे मान रखेंगे डेल्टा एम का मान हमारा 10 है, एन का मान 1.5 हमने रखा 1.5 माइनस 1 हमारा आ गया। ए को उधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर 10/0.5। अब 0.5 में हम 10 का भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, आएगा 20। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। प्रिज्म का कोण जो होगा 20 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का नीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है प्रिज्म का कोण ए बराबर 63 डिग्री, विचलन कोण दिया है डेल्टा एम बराबर 39 डिग्री। आपतन कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आपतन कोण आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो ए का मान कितना दिया है, प्रिज्म कोण 63 डिग्री, और डेल्टा एम यानी विचलन कोण दिया 29 डिग्री। तो 29 डिग्री रखेंगे, 63 और 29 को हम जोड़ेंगे आएगा 92/2। तो 92 में 2 का भाग करेंगे तो 46 डिग्री आएगा, यानी आपतन कोण आया हमारा 46 डिग्री। अगला देखिए, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो देखिए जब सूर्य का श्वेत प्रकाश सफेद प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण का अनुपात प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है कि फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंगों के लिए प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए उत्तर हमारा दिया है एन वी बराबर कितना दिया है 1.632, यानी प्रकाश का जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो है 1.632, और फिर लाल रंग के अपवर्तनांक जो है एन आर 1.613 है, एन अपवर्तनांक है, और वी जो है बैंगनी रंग हो गया, और आर जो हो गया रेड रंग और लाल रंग हो गया। तो देखिए मध्यवर्ती यानी पीले किरण के लिए अपवर्तनांक में ज्ञात करा एल ओ एन वाई, वाई मतलब एल ओ, एन का मतलब होता है अपवर्तनांक, तो एन वाई मतलब एलो रंग का अपवर्तनांक। क्या सूत्र होगा, एन वी प्लस एन आर बटे 2। एन वी मतलब हमारा जो क्या है बैगनी रंग है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है 1.632, और फिर लाल रंग का है 1.613 बटे में हमारा 2, हम बटे में 2 लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3.245 बटे में 2, इतने से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.438। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। हम सबका मान रखेंगे, एन वी का मान हमारा है 1.632, एन आर का मान है 1.613, और एन वाई का मान है 2.438 हमने भी निकाला है, -1 करेंगे। इसको हम घटाएंगे यहाँ पे ऊपर वाले को तो हमारा आएगा 0.019, नीचे वाले को घटाएंगे तो आएगा 1.1438। अब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.0132। ये हो जाएगा आंसर, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित कर नजदीकी व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक को आंख से 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, इस व्यक्ति को कौन सा दोष है। तो इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि सामान्य नेत्र का जो फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44 मनुष्य की आंख के रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो देखिए रेटिना प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीत बिंदु होता है, इसी बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। देखिए 45 नंबर प्रश्न
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से की तुलना में किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है, या विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। प्रश्न देखिए हमारा क्या है, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। जैसे कि हम चंद्रमा को नीचे आंख से देख रहे हैं, तो अपनी आंख से चंद्रमा के बीच जो बनता है कोण ही उस कोण को पूछ रहा है। तो देखिए हल, हम इसको हल करते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता एम बराबर जो होता है सूत्र -F0/Fe, जहाँ पे हमारा जो दूरी है, फोकस दूरी कितना दिया है, एक तो है 200, तो हमारा जो F0 का मान है 200 हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी, और फिर एक हमारा क्या अभिदृश्यक, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को हम F0 से प्रदर्शित करते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी को Fe से। Fe मतलब आई मतलब नेत्र की फोकस दूरी, तो हमारा नेत्रिका की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और अभिदृश्यक की 200, तो यहाँ पे हमने लिखा -200/10। अब देखिए 200 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 20 माइनस का, क्योंकि यह माइनस का है, जो सूत्र इसका माइनस का होता है। अब देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमारा 20 बना। अब देखिए एम बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता एम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और चंद्रमा के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा। तो यहाँ पे बीटा बराबर देखिए हमारा क्या हुआ, एम बराबर हमारा हुआ आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या हुआ हमारा बीटा बटे अल्फा हुआ। तो यहाँ से हमारा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम गुणे अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बीटा बराबर एम गुणे अल्फा हो गया। अतः दूरदर्शी को देखने पर चंद्रमा द्वारा आंख पर बना कोण क्या हो जाएगा, देखिए एम का मान हमारा 20 है और अल्फा का मान कितना दिया है 0.6 डिग्री। तो यहाँ से हम 20 का गुणा 0.6 में करेंगे तो आए कितना 12 डिग्री आएगा, यानी बीटा का मान हमारा कितना आया 12 डिग्री आया। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा, दर्शन कोण बनेगा, चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा 12 डिग्री का होगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए उत्तर, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृश्यक लेंस में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए इसको हल करते हैं। विभेदन क्षमता बराबर सूत्र हमारा होता है 1.22 लेमडा बटे डी। तो यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए लेमडा का मान कितना है, लेमडा जो है तरंगदैर्ध्य है हमारा। तो देखिए और फिर डी जो है क्या है, लेंस की दूरी। तो देखिए लेमडा का मान कितना होता है 6 हमारा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को जब हम बदलेंगे मीटर में तो 10 के पावर -10 से गुणा हो जाएगा। तो हमने पहले रखा 1.22 हमारा सूत्र में दिया, लेमडा का मान हमने रखा 6000 × 10 के पावर -10 मीटर, क्योंकि हमारा एंगस्ट्रॉम में था हमने इसको बदला मीटर में। डी का मान दिया है 50 सेंटीमीटर से बदलेंगे मीटर में तो हमारा होगा 10 के पावर -2 से गुणा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डी का मान 50 × 10 के पावर -2 मीटर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, तो ये हमारा अगर हम देखिए यहाँ पे हमारा 10 के पावर माइनस कितना है 10 है। अब हम क्या करें, अगर यहाँ से हम 2 को घटा दें, दशमलव को हमारा 2 दशमलव पीछे आ जाएगा, नहीं हमारा यहाँ पे 122 आ जाएगा। तो 122 गुणे में हमारा 6 आ गया और गुणे में 10 के पावर कितना आ गया 8 आ गया, बटे में हमारा कितना है 5 आ गया। उसके बाद देखिए हम 5 का जब 122 का गुणा 6 में करेंगे, उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 0.1464 गुणे 10 के पावर -5, दशमलव को आगे पीछे करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये रेडियन में आया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50 दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हेतु व्यंजक लिखिए
प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बीटा बराबर होता है लैम्डा बटे 2 म्यू साइन थीटा, जहां पर बी होता है जो बीटा जो होता है फ्रिंज व्यापकता होता है, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और जो म्यू है यह वस्तु की अभिदृश्यक लेंस के बीच उपस्थित माध्यम का अपवर्तनांक, और थीटा जो यहाँ पे है वो है वस्तु एवं अभिदृश्यक के बीच बने प्रकाश शंकु का अर्धशीर्ष का कोण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है। परावर्ती दूरदर्शी में परव परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक क्यों रखा जाता है। तो देखिए, अधिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि दूरदर्शी में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके तथा प्रतिबिंब चमकीला बने। अगला प्रश्न देखिए, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति को दूर कितनी बिंदु दूरी पर होता है, उसका जो दूर बिंदु होता है कितनी दूरी पर होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता P कितना दिया है, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर मान दिया है -2 डायोप्टर। तब फोकस दूरी हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे -2 हो जाएगा, क्योंकि P बटे 2 होता है, तो 100 बटे क्या हो जाएगा हमारा क्या होगा 100 बटे -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए U का मान यहाँ पे रहेगा अनंत, और V बराबर हमें ज्ञात करना है। यह बराबर हमारा निकला -50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मान निकालेंगे। फोकस दूरी निकालने के लिए हमारा सूत्र जो होता है, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमें V का मान ज्ञात करना है क्योंकि दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ से हम V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे -50, हमारा फोकस दूरी 50 हमने 50 रखा, 1/v हमने रखा, और 1 अनंत रखा हमारा U का मान। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो अनंत है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1/50 माइनस 1/v बटेगा, और -50 जो है माइनस का है, तो यहाँ से देखिए हमारा V का मान कितना आया -50 आया। तो व्यक्ति का दूर दृष्टि जो होगा 50 सेंटीमीटर पर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो देखिए हल दिया है U बराबर -25 सेंटीमीटर, V बराबर -15 सेंटीमीटर। क्यों ये माइनस में क्यों लग रहा है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला है। तो आगे देखिए, तो सूत्र हमारा होता है क्या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमें f का मान ज्ञात करना है। तो देखिए u का मान और v का मान हमें दिया है, तो 1/f बराबर हम 1/v का मान हमारा दिया 15 माइनस का, तो हमने माइनस का 15 रखा। u का मान है -25, तो हमने माइनस का 25 रखा। अब यहाँ पे देखिए हमारा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/15 और प्लस का 1/25। अब देखिए 15-25 का एलसीएम 75 होता है, 75 हमने एलसीएम लिया, फिर 15-75 माइनस का 5 हमने रखा क्योंकि आगे माइनस लगा है, 25 दिया 75 प्लस का 3 हमने रखा, तो हमारा +3 में से -5 होगा तो बचेगा -2, यानी -2/75 हो गया। यह बराबर हमारा कितना बचा, देखिए 1/f बराबर हमारा आया -2/75। तो यह बराबर हम हमारा ये उल्टा है, तो यह बराबर हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 75/2 आएगा माइनस का, तो 75/2 आया। अब देखिए 2 का भाग हम 75 में करेंगे तो ये हमारा आएगा 37.5 माइनस का, तो हमारा जो फोकस दूरी हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।